हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बेटा। तो बेटा हम आपका साइंस का चैप्टर नंबर जो थर्ड था वो था आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, इसमें हमने इसको स्टडी कर रहे थे, इसको समझने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली थी कि हाउ डज मेटल रिएक्ट, हाउ डज नॉन मेटल्स रिएक्ट। ठीक है, क्या क्या कंपाउंड आपके फॉर्म होते हैं। अब जो हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं वो था आपका अकरेंस ऑफ मेटल्स। ठीक है, उसके अंदर ये टॉपिक था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मीन्स कि आप मेटल्स को नेचर से लेके प्योर फॉर्म में कैसे ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है, नेचर में जिस फॉर्म में मिलता है और उसके फॉर्म में मिलता है नेचर में, और उससे आप प्योर फॉर्म ऑफ मेटल्स तक कैसे पहुंच सकते हो, उसका जो प्रोसेस है वो था आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के अंदर। ठीक है, उसमें हमने जो असल में बेसिक प्रोसेस क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स आती है, ठीक है, उनका मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट की क्लास में देखी थी। आज हम दो टॉपिक कवर करेंगे कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, लेकिन किन का, which are lower in reactivity series and which are medium in reactivity series, इनका हम एक्सट्रैक्शन देखेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं बता दूं, ये जो एग्जांपल है इस वाले पोर्शन के वो है लोअर इन रिएक्टिविटी। ठीक है, वो है लोअर इन रिएक्टिविटी। ये वाले जो एग्जांपल है ये है मीडियम इन रिएक्टिविटी। ठीक है, हमने रिएक्टिविटी सीरीज स्टडी की थी, उसमें लोअर थे, है ना। रिएक्टिविटी सीरीज का अकॉर्डिंग सबसे पहले उसमें हाईली रिएक्टिव थे, देन मीडियम रिएक्टिव, सबसे नीचे थे लोअर रिएक्टिव। हम लोअर रिएक्टिव से स्टार्ट कर रहे हैं और उसको देख लीजिए आप किस तरह काम हो गए, देखिए। अच्छा, एक और चीज़ इससे प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले कि मैं चाहता हूँ कि हम जो बेसिक प्रोसेस पढ़ाते हैं उसको आप रिवाइज कर लें। थोड़ा सा हमने क्या पढ़ा था मैं बताऊँ कि सबसे पहले क्या करते हो आप, और जो आता है आपका उसका आप क्रशिंग करते हो। ठीक है, क्रशिंग के बाद क्या कर सकते हैं आप, उसका एक्सट्रैक्शन, धूल मिट्टी वगैरह जो भी उसमें थे वो आप हटाते हो, फिर आप उनको चेंज करते हो ऑक्साइड में। ठीक है, ऑक्साइड में चेंज करने के लिए आपने अलग अलग टाइप के लिए अलग अलग प्रोसेस पढ़ी थी। जैसे कि जो आपके मीडियम इन रिएक्टिविटी सीरीज आते हैं उसमें आपको दो प्रोसेस यूज ले रहे थे। अगर आपको कार्बोनेट मिलता है तो क्या यूज लेते हैं, सल्फाइड मिलता है तो क्या यूज लेते हैं। मैं सीधा प्रोसेस लिख देता हूँ। जैसे कि मीडियम इन रिएक्टिविटी सीरीज जो भी आते हैं उनको ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए आप दो मेथड यूज लेते हैं, दैट इज कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। ठीक है, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, ये दो मेथड थे दो कि आप यूज ले रहे थे। ठीक है, अच्छा, या फिर आप डायरेक्ट ऑक्साइड में चेंज कर सकते हो। कैसे, डायरेक्ट ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा के। ठीक है, अच्छा, ऑक्साइड में जैसे आपने चेंज किया, ये इसके अंदर ही है, ऑक्साइड में जैसे आपने चेंज किया, ऑक्साइड में जैसे आपने चेंज किया, फिर आप क्या कर रहे थे, उसको रिड्यूस कर रहे थे और फाइनल क्या कर रहे थे आप, उसके रिफाइनिंग, है ना। रिफाइनिंग ऑफ ऑल मेटल्स, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो हमने दो टॉपिक डिस्कस करने की, मेटल्स का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, लोअर इन रिएक्टिविटी सीरीज एंड मीडियम इन रिएक्टिविटी सीरीज, और इन प्रोसेस को भी देखेंगे, व्हाट इज कैल्सिनेशन एंड व्हाट इज रोस्टिंग। ओके, सबसे पहले बात कर लेते हैं लोअर इन रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, मैंने यहाँ पे मर्क्यूरिक सल्फाइड लिया है। ठीक है, मैंने अब आपको ये और चीज़ बताई थी कि आपका जो लोअर रिएक्टिव सीरीज, जो लोअर रिएक्टिविटी के एलिमेंट जो होते हैं वो नेचर में जनरली या तो फ्री फॉर्म में मिलेंगे, तो अगर फ्री फॉर्म में भी नहीं मिल रहे तो वो आपको सल्फाइड, जनरली सल्फाइड के फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका मर्क्यूरिक सल्फाइड मिल जाएगा आपको। ठीक है, या फिर आपको गोल्ड सल्फाइड मिल जाएगा, या फिर आपको मान लीजिए सिल्वर सल्फाइड मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको सल्फाइड की फॉर्म में मिलता है। अच्छा, आपने लिया मर्क्यूरिक सल्फाइड, सबसे पहले क्या किया आपने, इसका क्रशिंग की, मर्क्यूरिक सल्फाइड की। ठीक है, क्रश कर दिया पूरा, फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या किया आपने, इसका एक्सट्रैक्शन किया। अच्छा, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ये डिस्कस नहीं हुआ है, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस देख लीजिए क्या होता है। एक्सट्रैक्शन जैसे हमने लास्ट उसमें बता दिया था मैक्सिमम कि क्या होता है, मेटल्स के अंदर से जो इम्प्योरिटीज़ होती है, ठीक है, उस इम्प्योरिटीज़ को उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपका जो ओर्स है उसके अंदर मेटल्स तो है, इसके अलावा मान लीजिए कुछ ऐसे एलिमेंट है जो कि मैग्नेटिक नहीं है। ठीक है, या फिर मैग्नेटिक है, कुछ भी लगा सकते हो आप। जनरली मेटल जो होते हैं वो मैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, और जो इम्प्योरिटीज़ रहेगी वो नॉन मैग्नेटिक रहेगी। ठीक है, तो क्या करोगे आप, जैसे आप उसकी क्रशिंग करते हो, इसको हटा रहा हूं मैं, रिफाइनिंग जैसे हम कल करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप और जो होते हैं उनकी क्रशिंग करते हो तो एक मशीन होती है,
उस मशीन में कुछ इस तरह की एक बेल्ट लगी होती है, ठीक है। वो बेल्ट कुछ इस तरह से ऐसे फिरती रहती है बेल्ट, ठीक है। और क्या होता है इसके ऊपर यहाँ से जो ओर्स होते हैं, ओर्स क्रश हुआ, जो आपने ओर से जो क्रश कर रखा है वो इसके ऊपर आता रहता है। और ये मान लीजिए ये इस तरह रोटेट हो रही है, इस तरह से, ठीक है, क्लॉकवाइज, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे आपका क्रश हुआ जो भी एलिमेंट थे वो इसके ऊपर आए, ठीक है। अब एक और चीज़ ध्यान रखना, ये जो व्हील्स है ना, ये व्हील्स आप देख रहे हो, ये व्हील्स असल में मैग्नेटिक है, मतलब इनमें मैग्नेट लगा हुआ है, इसमें भी मैग्नेट लगा हुआ है और इसमें भी मैग्नेट लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब क्या हो रहा है, जैसे ये आगे की तरफ जाते हैं, आपको पता है ये जो बेल्ट है आगे की तरफ मूव कर रही है, इसमें जो क्रश हुआ ओर्स है वो भी आगे की तरफ मूव कर रहा है। जैसे जैसे आगे की तरफ मूव करता है, जैसे यहाँ पर पहुँचता है तो जो आपका क्रश हुआ ओर है उसमें से जो भी मेटल्स है जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के मेटल इसके जो बेल्ट है इसके आसपास चिपक जाते हैं, बिल्कुल उसको, ठीक है, अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो मतलब चिपक जाते हैं। और इसके अलावा जो भी इम्प्योरिटीज़ बची वो इसके थ्रू होते होते हुए नीचे गिर जाती है। इम्प्योरिटी जो होती है वो नॉन मैग्नेटिक होती है तो वो नीचे की तरफ गिर जाती है, और जो आपकी मेटल्स है जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का होता है वो इस व्हील्स के ही चिपका हुआ रह जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये ओर्स वगैरह इसमें आते हैं, जैसे जैसे ये रोटेट करता है, इस पे जो व्हील्स होते हैं इनके ऊपर मैग्नेट जो होते हैं वो धीरे धीरे चिपकते हुए जाते हैं, ठीक है। और जैसे क्या करते हो, जैसे यहाँ पर पहुँचते हो तो आप जो मेटल्स होते हैं उनको अलग कर लेते हो, ठीक है। तो इस तरह आपके जो मेटल्स और इम्प्योरिटीज़ जो है उनको आप अलग कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रोसेस बोले जैसे आपका केमिकल प्रोसेस होता है। केमिकल प्रोसेस एक लेदर प्रोसेस होता है। उसमें क्या होता है कि आपका जो आपके मेटल्स होते हैं, मेटल के साथ जो इम्प्योरिटीज़ है, ठीक है, उस इम्प्योरिटी की ऐसी प्रॉपर्टी रहेगी कि वो एक जब उनको केमिकल के साथ मिलाएंगे, सर्टेन सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, सर्टेन सॉल्यूशन के साथ जब उनको मिलाएंगे तो वो लेदर प्रोड्यूस करते हैं। और लेदर क्या होता है, लेदर अपने आसपास उस इम्प्योरिटीज़ को चिपका लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका कोई भी मेटल है, उसमें मेटल तो है ही, सॉरी जो ओर है, ओर के अंदर मेटल तो है ही और साथ में इम्प्योरिटी है, ठीक है, इम्प्योरिटी उसके अंदर है। अब क्या होता है, हम इनको एक ऐसे सॉल्यूशन में डालते हैं जिससे कि क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज़ होती है ना वो उस सॉल्यूशन के साथ मिक्स हो जाती है, और जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो एक लेदर क्रिएट करता है। लेदर क्या होता है, लेदर एक जो आप जो नॉर्मल बोलते हो झाग जिसको बोलते हो आप, साबुन के सोप के साथ जो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, उनके साथ वो अटैच हो जाते हैं। तो सीन क्या हुआ, आपके जो वो झाग यानी कि लेदर जो है वो लेदर और इम्प्योरिटीज़ ये दोनों अटैच हो गए। ये दोनों अटैच होते ही ये तो आ जाते हैं सरफेस के ऊपर, ठीक है, और रिमेनिंग क्या रह जाते हैं आपके सॉल्यूशन में, मेटल्स, ठीक है, जो कि हाँ अभी इम्प्योर फॉर्म में है लेकिन पहले की कंपैरिजन में तो काफ़ी प्योर हो चुका है, ठीक है। तो ये दिस ऑल आर प्रोसेस कम्स इन एक्सट्रैक्शन, ठीक है। केमिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है, ये काफ़ी अलग अलग तरह के अकॉर्डिंग होते हैं। अच्छा जी, ये तो है प्रोसेस है आपका एक्सट्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नेक्स्ट प्रोसेस जो है आपका कि उनको आपको ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करना है, ऑक्साइड। अब हम आ जाते हैं इस प्रोसेस में, ठीक है, कि जैसे ही आपने उनको एक्सट्रैक्शन किया, एक्सट्रैक्शन के बाद जैसे आपको मर्क्यूरिक सल्फाइड मिल गया, ठीक है, जिंक सल्फाइड मिल गया, जिंक कार्बोनेट आपको मिल गया, ठीक है, ये एलिमेंट मिल गए। अब हमारा अगला टास्क क्या है, अगला टास्क है कि आपको इनको ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब देखिए इनको कन्वर्ट करने के लिए आप क्या क्या यूज ले सकते हो, जैसे कि मर्क्यूरिक सल्फाइड जो कि एक लो रिएक्टिव एलिमेंट है, उसकी रिएक्शन जब आप ऑक्सीजन के साथ सीधे ही करवा देते हो, ठीक है, जब आप उनको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हो और साथ में हीट देते हो, असल में पता है क्या हो रहा है, मर्क्यूरिक सल्फाइड की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो रही है और साथ में हीट दे रही है। असल में आप इस चीज़ को खाली मर्क्यूरिक सल्फाइड को हीटअप कर रहे हो, हीटअप करके उसको बर्न कर रहे हो, ठीक है। जब कोई भी चीज़ हीटअप यानी बर्न हो रही है तो वो ऑक्सीजन से ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रही होती है और साथ में हीट तो होती है, ठीक है। जब ये दोनों रिएक्शन होती है तो आपको स्टार्टिंग में मिलता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ठीक है। स्टार्टिंग में मर्क्यूरिक ऑक्साइड मिल गया और साथ में आपको ये गैस मिल गई। गैस को आप इस तरह दिखा सकते हो, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड की गैस मिल गई और साथ में मर्क्यूरिक ऑक्साइड मिल गया। ये तो प्रोसेस है कि ये कन्वर्ट हो गया आपके ऑक्साइड में, ठीक है। अब ऑक्साइड के बाद वाला प्रोसेस क्या होता है, रिड्यूस या फिर रिडक्शन। रिडक्शन असल में क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है कि आपको इसकी
जो इसमें ऑक्सीजन के एटम है, ऑक्सीजन के एटम को रिड्यूस कराना है, ऑक्सीजन के एटम को एक्सट्रैक्ट यानी कि हटाना है अब इससे। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, स्पेशली मर्क्यूरिक ऑक्साइड के केस में आप इसको फर्दर अगर हीटअप कर दोगे, फर्दर हीटअप करने से आपका मर्करी अलग हो जाएगा और आपका जो ऑक्सीजन है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, असल में पता है इन दोनों में क्या चीज़ हो रही है, इसमें ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो आपने एक्सट्रैक्शन किया, उसके बाद आपने जो इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट किया। ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पता है, जैसे हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, ये प्रोसेस को बोला जाता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या किया, मतलब इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए क्या किया, आपने उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवा दी और आपको ऑक्साइड मिल गया। इसी को तो बोला जाता है ऑक्सीडेशन। कैसे, व्हेन एनी मेटल इज रिएक्ट विद, या फिर व्हेन एनी कंपाउंड रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस ऑक्साइड, है ना। इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी और इसने ऑक्साइड प्रोड्यूस कर दिया, इसी को बोला जाता है ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले तो आपने उसको ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट किया। अगला प्रोसेस आपको रहता है कि इसके साथ जो ऑक्सीजन जुड़ गया है, कनेक्ट हो गया है, उसको अलग करना, जिससे कि आपको प्योर मेटल मिल सके। ठीक है, अलग करने के लिए क्या करते हो आप, ऑक्सीडेशन का उल्टा करवा दे जस्ट, मतलब कि रिडक्शन। आप उसका सीधा रिडक्शन करवा दे। ठीक है, रिडक्शन में क्या करना है, रिडक्शन में क्या होता है आपका लूज ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिएक्शन विद हाइड्रोजन। इन दोनों में से कोई एक चीज आपको करानी रहती है, या तो वो जो कंपाउंड या एलिमेंट है वो हाइड्रोजन से रिएक्शन कर ले, दैट इज सेड टू बी रिड्यूस, एंड या वो कंपाउंड ऑक्सीजन को लूज कर दे, दैट इज आल्सो सेड टू बी रिड्यूस या फिर रिडक्शन। ठीक है, ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, वही प्रोसेस हर में यहाँ पे हो रही है। तो सबसे पहले आपने इसका ऑक्सीडेशन करा लिया, ये मिल गया। अब आपको रिडक्शन कराना है। रिडक्शन कराने के लिए क्या किया आपने, इसको फर्दर हीटअप किया। फर्दर हीटअप करने से जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड था, इसने आपको बना करके दिया ओनली मरकरी, और ऑक्सीजन जो एटम था वो आपका अलग हो गया। ठीक है, तो मरकरी अलग, ऑक्सीजन अलग, मरकरी में से ऑक्सीजन अलग हो चुका है, मीन ये रिड्यूस हो चुका है, और यहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस जो है वो फाइनल कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो आपकी रिडक्शन तक प्रोसेस कंप्लीट हो गई। इसके बाद आपका रिफाइनिंग, जिसको अपन नेक्स्ट उसमें देखेंगे सारे के सारे मेटल्स का। ठीक है, अच्छा, ये तो बात हुई कि एलिमेंट्स विच हैव लो या फिर विच हैव लोअर रिएक्टिविटी। लेकिन क्या हो, जैसे कि इसकी तरह एक एलिमेंट है, जैसे कि आपका कॉपर जो होता है वो भी सल्फाइड के फॉर्म में मिलता है, और सेम इसी की तरह उसकी रिएक्शन होती है। जब उसकी रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ करवाते हो, मैं मेन पॉइंट लिख रहा हूँ, तो वो कॉपर ऑक्साइड इसके साथ इसमें कन्वर्ट हो जाता है और साथ में आपको सल्फर डाइऑक्साइड देता है। ये तो होता है जब आप इसको हीटअप करते हो। अगर आप कॉपर ऑक्साइड को फर्दर हीटअप करते हो तो भी आपको कॉपर और साथ में ऑक्सीजन गैस मिल जाती है। ठीक है, तो ये उनके एलिमेंट के लिए जो कि रिएक्टिविटी जिनकी कम है और साथ में वो सल्फाइड की फॉर्म में मिल रहे हैं। ठीक है, उस तरह आप इनको ऑब्टेन कर सकते हो। ये तो बात हुई इनकी। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो एलिमेंट मीडियम है रिएक्टिविटी, उनका क्या क्या होता है। सबसे पहले तो क्या करना है आपको, क्रशिंग, एक्सट्रैक्शन। यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई सारे मेटल्स के लिए। अब क्या करना है, आप उसको ऑक्सीडाइज करना है जिससे कि वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो सके। अब देखें यहाँ पर दो प्रोसेस आ रही है, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। ठीक है, मैं इस चीज़ को मिटा रहा हूँ, मेरे को थोड़ी चीज़ लिखनी है। ठीक है, इस प्रोसेस को याद रखिएगा आप, जो हमने स्टेप्स बताए आपको वही आपको फर्दर फॉलो करने। ओके, रेस्टिनेशन, कैल्सिनेशन, सबसे बात कर लेते हैं। कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन क्या होता है, जो भी आपके ओर्स, जो भी ओर आपको कार्बोनेट के फॉर्म में मिलते हैं, कार्बोनेट के फॉर्म में मिलते हैं, आपको क्या होता है, उस कार्बोनेट को जब आप ऑक्सीडाइज करा रहे होते हो या फिर उसका ऑक्सीडेशन करा रहे होते हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है आप कैल्सिनेशन। तो सर इसमें अलग क्या बात हुई कि आप कार्बोनेट का वो ऑक्सीडेशन करा रहे हो, लेकिन थोड़ी सी अलग बात है। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए कैल्सिनेशन, इसको जो मैंने लिख रखा है यहाँ पर क्या हो रहा है, जिंक कार्बोनेट है। ठीक है, जिंक कार्बोनेट को हीटअप किया आपने, हीटअप करने के बाद वो जिंक ऑक्साइड मिल गया आपको और कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। तो सर कोई दिक्कत नहीं है, तो नॉर्मल रिएक्शन है कि आपने इसको हीटअप करने के बाद जिंक ऑक्साइड मिल गया। एक बार इस प्रोसेस को यहीं पर रखिए। ठीक है, इस प्रोसेस को हालांकि बोला जाता है कैल्सिनेशन, लेकिन रोस्टिंग भी एक प्रोसेस है।
उसमें भी क्या करता है, आपके जो ओर्स होते हैं उसको आप ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हो, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। क्या होता है इसमें, जैसे मान लीजिए आपका जिंक जो है सल्फाइड के फॉर्म में मिलता है। जिंक सल्फाइड के अगर फॉर्म में मिल रहा है तो उसकी रिएक्शन करानी पड़ती है ऑक्सीजन के साथ, और फिर जाके कन्वर्ट होता है वो जिंक ऑक्साइड में। अब इन दोनों में कुछ कॉमन या फिर कुछ अलग चीज़ दिख रही है आपको? अगर नहीं दिख रही तो दिखनी चाहिए। क्या इसमें आपको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवानी पड़ रही है, तब जाके आपको जिंक ऑक्साइड मिल रहा है, लेकिन इसमें आपको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाने की जरूरत थोड़ी ना है। इसके साथ तो भाई पहले से कार्बोनेट, और कार्बोनेट में ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, तो आप इसको फर्दर हीटअप कराते हो, ना कि आप इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाते हो। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है इसमें। रोस्टिंग में तो आप उसकी जो रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाते हो, और कैल्सिलेशन में ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए आपको उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट उसको सिंपल हीटअप कर देते हो। ठीक है, हीटअप करने के बाद आपको सीधा वो ऑक्साइड के फॉर्म में मिल जाता है। ठीक है, ये सिंपल सा बात है कि आप कैसे इसको ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो बात हुई कि व्हाट इज रोस्टिंग एंड व्हाट इज कैल्सिनेशन। ठीक है, इनको आप याद करने का थोड़ा वो भी रख सकते हो। जैसे मान लीजिए जो सल्फाइड के फॉर्म में मिल रहे हैं, सल्फाइड के फॉर्म में SaS, उनको आप रोस्टिंग कराते हो, और जो कार्बोनेट के फॉर्म में मिल रहे हैं, ठीक है, कार्बोनेट मतलब C, उनको आप कैल्सिनेशन कराते हो। ठीक है, तो याद करने का तरीका आपने अपना कोडिंग सेट कर सकते हो, कैल्सिनेशन कार्बोनेट और सल्फाइड रोस्टिंग। ठीक है, अच्छा, अब आपने क्या किया, इनकी रोस्टिंग भी करा ली, मतलब इनकी रोस्टिंग इसके थ्रू भी करा ली, और कैल्सिनेशन इसके थ्रू भी आपने ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर लिया, मतलब ये ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, ये भी ऑक्सीडाइज हो गया, ये भी ऑक्सीडाइज हो गया। इससे अगला प्रोसेस क्या रहता है? इससे अगला प्रोसेस रहता है कि सर आप इसको अब रिडक्शन करा लें, मतलब हम अब वो घड़ी आ चुकी है जिससे कि हम प्योर मेटल को ऑब्टेन कर सकें। उसके लिए क्या करते हो, ओनली जिंक के लिए आप करते हो ये खाली रिएक्शन। जिंक की रिएक्शन आप कराते हो कार्बन के साथ। जैसे ही जिंक कार्बन के साथ रिएक्शन करता है तो आपको एक बहुत ख़राब एंड पोल्यूशन वाली गैस मिलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन साथ में मिल जाता है आपको जिंक। ठीक है, तो ये है आपका जिंक, जो कि प्योर फॉर्म में अभी नहीं है, लेकिन हाँ पहले के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा प्योर है ये। ठीक है, ये मिल गया आपको जिंक, और साथ में मिल गया कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ऐसे में यहाँ पर क्या हो, रिडक्शन ही हुआ है। कार्बन जो है, या फिर इसको देख लीजिए, जिंक जो है, जिंक ने ऑक्सीजन को लूज़ किया है। ठीक है, ऑक्सीजन को लूज़ करना होता है रिडक्शन। ठीक है, कार्बन जो है उसने ऑक्सीजन को गेन किया है, यहाँ पर इसका हो गया ऑक्सीडेशन। हमको मतलब किससे था, जिंक से, इसलिए हमने खाली जिंक को हाईलाइट किया और उसी के बेस पे नाम रख दिया कि भाई जिंक का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये तो मिल गया आपको प्योर फॉर्म में। एक दो इक्वेशन है कि क्या हो कि कई बार आप जो आप ये यूज़ करते हो रिडक्शन के लिए, ठीक है, उसमें थोड़ी सी डिफरेंट मेथड यूज़ कर सकते हो। जैसे आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने पढ़ी है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो अपनी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग खुद को रीअरेंज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लिया आपने उनको किसी कंपाउंड के अंदर फॉर्म किया है। ठीक है, कंपाउंड के अंदर फॉर्म किया है, जैसे कंपाउंड के अंदर फॉर्म किया तो वो किसी अदर एलिमेंट के साथ रिएक्शन करके उनको रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये मैग्नीज ऑक्साइड और ये एल्यूमिनियम। मैग्नीज ऑक्साइड एल्यूमिनियम क्या होता है, एल्यूमिनियम जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है मैग्नीज से, तो क्या करता है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है और साथ में ही आपको हीट देता है। हाँ, मैग्नीज में आपको मिलता है। ठीक है, क्या क्या एल्यूमिनियम ने इसके रिप्लेस कर दिया, और आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड, हीट और साथ में मैग्नीज। मैग्नीज आपको मिल गया, एक मेटल है जो कि, ठीक है, ये प्योर फॉर्म में मिल गया। अच्छा, एक और चीज़ है, ये जो लास्ट वाली इक्वेशन लिखी हुई है इसको थोड़ा आप ध्यान देखिए। क्या होता है, आपके जो रेलवे ट्रैक होते हैं, रेलवे ट्रैक में जो दो पटरियाँ होती है, उन पटरियों को जोड़ने के लिए बोल्ट वगैरह तो लगाते हैं, लेकिन उनको अटैच भी किया जाता है एक रिएक्शन के थ्रू। क्या होता है, आपका फेरिक ऑक्साइड होता है। फेरिक ऑक्साइड की रिएक्शन जब आप एल्यूमिनियम के साथ कराते हो तो क्या आपको आयरन मिलता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलता है। साथ में आपको इतनी ज़्यादा हीट मिलती है, इतनी ज़्यादा हीट मिलती है कि आपको ये दोनों के दोनों जो आयरन है ये आपको मेल्टिंग फॉर्म में मिलता है। मेल्टिंग फॉर्म मतलब पिघल जाता है, इतनी ज़्यादा हीट होती है। क्या, फेरिक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की रिएक्शन जो आप कराते हो। ठीक है, तो जो हीट प्रोड्यूस होती है उस हीट से ही आपका जो आयरन है, लोहा, वो इतना हीटअप हो जाता है कि लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, और उससे कि आपके दो जो एलिमेंट होते हैं या फिर जो आपके दो रेलवे ट्रैक होते हैं वो कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस है फाइनल जो कि आप, ओके स्टूडेंट, सही है। तो ये एक रिएक्शन होती है जो कि आपको रेलवे ट्रैक को कनेक्ट करने के लिए की जाती है। ठीक है, ये मैग्नीज है जो कि आपको प्योर फॉर्म में
ऑब्टेन करने के लिए की जाती है। ठीक है, इसके बाद हमारे दो छोटे छोटे टॉपिक रह चुके हैं। क्या होता है कि आपके जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं उनका एक्सट्रैक्शन जो होता है वो थोड़े अलग मेथड से होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस होती है, वो पूरा एक बड़ा प्रोसेस है। मैं हालांकि आपके बुक में तो वो इतना नहीं दे रखा, लेकिन वो एक काफ़ी बड़ा प्रोसेस है और आपको काफ़ी सारे केमिस्ट्री के चैप्टर्स में काम आएगा। तो हम उसका पूरा डायग्राम बना के, पूरा स्ट्रक्चर बना के उसको समझाएंगे। और साथ में एक टॉपिक रहेगा रिफाइनिंग। ठीक है, तो कल दो टॉपिक आपको डिस्कस पढ़ने पड़ेंगे, एक तो रिफाइनिंग है और आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल विच आर हाईली रिएक्टिव। ठीक है, तो अब इन टॉपिक्स में भी अगर किसी स्टूडेंट को दिक्कत है तो भाई वो बता सकता है, और नहीं है तो हम कल आगे स्टडी करेंगे इनको। ठीक है, तो तब तक अच्छा एक और चीज़ कि आज आपको नोट्स जो है वो चैप्टर 1 के नोट्स वो मिल जाएंगे, चैप्टर 2 के नोट्स भी मिल जाएंगे। चैप्टर 1 के नोट्स के बाद में आपको होमवर्क दूंगा, मैं आपके होमवर्क को स्टिक करके बता दूंगा। वही होमवर्क, वही क्वेश्चन जो आप है वो आपको होमवर्क में करने हैं, बाकी फिर आपको ऐसे मतलब याद करने के लिए पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, तब तक ले मज़े करिए। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।